अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान। वालेकुम अस्सलाम तलाल। वालेकुम अस्सलाम अफीफ रहीम। अभी तक 8 बच्चे आए हैं। खैरियत है? सबकी तबीयत वबीयत ठीक है? चलिए जी, कुछ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे आज का बेहतरीन मौसम। अच्छा, बच्चे समझते हैं बेहतर मौसम वो होता है जो क्लाउडी होता है। नहीं भाई, सनी वेदर बहुत अच्छा होता है। इट्स गुड फॉर हेल्थ। कल मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया था। अब आज इतनी कीमती बात करनी है, मैं चाह रहा हूँ इतने कम बच्चे हैं तो वो बात रहने दो अभी। बाद में भी समझाना तो वो मुझे ही पड़ेगा। लेकिन तमाम तर बच्चे टाइम पे क्लास ज्वाइन करें। 3 4 तो ऑनलाइन क्लासेस रहेगी इंशाल्लाह, उसके बाद तो फिजिकल मुलाकात होगी आपके साथ। मेरी कोशिश ये होती है कि डिस्कशन अच्छा हो, प्रोडक्टिव हो, कि आप उसमें से कुछ आउटकम निकाल सकें। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिख के चीज़ों को याद करें, वो चीज़ें आपके अंदर इनबर्ड हो जाएं, यानी आपकी सोच का हिस्सा बन जाए। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांट फ्रॉम माय स्टूडेंट, की क्लास के डिस्कशन को जहन नशीन करना है। चलिए, मैं 1 मिनट और एक कितने बच्चे अभी आ चुके हैं? 16। चलिए, मैं अपनी बात का आगाज कर सकता हूँ। एक मतलब मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूँ ताकि
मेरी तरफ से भी एक एफर्ट होगा। चलिए, आज का डिस्कशन मुझे करीब लेके जाएगा मेरे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप के ऊपर मैसेज कर दिया है, लेट्स सी और कितने मजीद हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैं बल्कि यूं कह लूं, ट्रेंड्स ऑफ एटम्स इन पीरियड्स। एटम्स के ट्रेंड इन पीरियड्स। एएस लेवल केमिस्ट्री में थर्ड पीरियड निहायत अहमियत का हासिल है। थर्ड पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इन सब के पास अच्छा आर्गन भी होता है, लेकिन चलो आर्गन को अलग करके इसका डिस्कशन बाद में करें। इन सब में कॉमन बात क्या है कि all of them have three principal quantum। इन सब के पास तीन प्रिंसिपल क्वांटम। प्रिंसिपल क्वांटम का मतलब क्या है? तीन शेल्स। यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 3s2, ये 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4 and 3s2 3p5। कुछ ये सिचुएशन, राइट? यानी थर्ड सेल में लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, और थर्ड सेल में मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्लोरीन। ठीक है, ये आइडिया है, यहां से बात शुरू हो गई। थर्ड सेल में लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है। यानी अगर मैं सोडियम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं 1s2 2s2 2p6
2s2 के हैं, ये 2p का x, 2p का y एंड 2p का z। 3 पार्टीशंस थे ना मेरे पास p में, और ये इसकी एटॉमिक डायग्राम है विदाउट सब शेल्स, ऑल्दो मैं लेबल कर रहा हूँ फिर भी। एटॉमिक डायग्राम, और इसके पास सेंटर में कितने प्रोटॉन्स हैं? 11। सेंटर में जितने भी प्रोटॉन हो, शेल्स में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, दे ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन एटम। और अगर अब मैं मैग्नीशियम को ड्रॉ करूं, तो 2 ही ड्रॉ करूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। 12 protons, first shell having 2s2, 2px, y and z, x, y and z। ओके, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2 पे, यानी अगर मैं कंपेयर करूं दोनों के पास शेल्स कितने, 3 शेल्स। इसके पास 3 शेल्स में 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 शेल्स में 12 प्रोटॉन्स एंड 12 इलेक्ट्रॉन। So what is the difference that is observed in the size of sodium and magnesium? क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन सेंटर में है, तो अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मैग्नीशियम में ज्यादा होना चाहिए। जो भी अट्रैक्शन अप्लाई होती है वो कहाँ से, लाइक जो भी इलेक्ट्रॉन सरफेस में है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और द न्यूक्लियस। मैं देख रहा हूँ कि the size of atom of magnesium is slightly smaller compared to sodium। मैं अगर यूं बात करूं, magnesium atom is slightly smaller than sodium atom। रीजन में क्या लिख सकता हूं, more charged particles are present in magnesium compared to sodium। यानी सोडियम के पास भी 3 शेल हैं लेकिन चार्ज पार्टिकल 11 है। मैग्नीशियम के पास भी 3 शेल्स हैं और चार्ज पार्टिकल्स 12 है। जिसमें चार्ज पार्टिकल ज्यादा है उसमें अट्रैक्शन भी ज्यादा होनी चाहिए, और अट्रैक्शन बढ़ जाने की वजह से वैलेंस शेल इज स्लाइटली क्लोजर टू द न्यूक्लियस कंपेयर टू सोडियम, और क्लोजर होने की वजह से इसका एटॉमिक साइज थोड़ा सा स्मॉल। Is that making some sense to everyone? Please respond me. सर जो मुझे ये पूछनी थी कि
जैसे मैग्नीशियम होता है उसमें तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना सोडियम से, तो मतलब जो तो बेसिकली जब जो प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो जो मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो मतलब ज्यादा बेसिकली अट्रैक्शन को। आई गॉट योर पॉइंट, तुम ये कह रहे हो कि ज्यादा होंगे तो बड़ा होना चाहिए, है ना? हाँ सीधी सी बात कहो ना, देखो जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल होगा, अगर बाहर चार्ज ज्यादा है तो अंदर भी तो चार्ज ज्यादा हो रहा है, और जब चार्ज ज्यादा होने लगे सेंटर में तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली पुल करने लगता है। जितने कम चार्ज सेंटर में होंगे उतना वीक अट्रैक्शन होगा, जितना वीक अट्रैक्शन होगा उतना बड़ा साइज, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना छोटा साइज। वही, हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है। अगर मैं और चलते चले जाऊं, इफ आई कंटिन्यू दिस ट्रेंड, I would find 17 proton of chlorine, right? और वैलेंस शेल में और इलेक्ट्रॉन आ गए और न्यूक्लियस में और प्रोटॉन आ गए और क्लोरीन का साइज बहुत छोटा हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ, द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज decreases across third period due to increase in increase in charge charge without increase in shells। उनके shells वही हैं, सबके shells सब बराबर हैं, 3 हैं, लेकिन उन्हीं shells में अगर चार्ज बढ़ता रहे तो साइज ऑफ एटम स्क्वीज होता चला जाएगा, स्मॉल होता चला जाएगा। नाउ दिस इज एन एविडेंस, ये इस बात का एविडेंस है। एक मिनट, हेलो, हाँ दो, हाँ ले लो। ओके ओके, तो मैंने देखा साइज डिक्रीज हो रहा है और रीजन मेरे पास है। नाउ दिस इज अ ग्रेट एविडेंस, एक बहुत बड़ा एविडेंस है। किस बात के लिए? दिस इज द एविडेंस फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एलिमेंट। जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है, यानी सोडियम, एटॉमिक साइज बड़ा होना अट्रैक्शन के कम होने को शो कर रहा है। ऐसे ही भाई, सब माइक खोलो अपने। साइज का बड़ा होना, एटॉमिक साइज का बड़ा होना, सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करना, क्या एटॉमिक साइज का बड़ा होना वीक अट्रैक्शन को रिस्पॉन्स कर रहा है? यस सर, यस सर। ओके, अगर अट्रैक्शन कम है, इसका इलेक्ट्रॉन लूज कर देना आसान है। यस सर। बाकी सब लोग? So reactivity is यस सर, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल। इसका मतलब है
सोडियम जो फर्स्ट मेंबर है, दैट शुड बी व्हाट? मेटल, बिकॉज इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, और शुड बी अ नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो गया है क्योंकि अट्रैक्शन का फैक्टर बढ़ गया है. Is that making sense to everyone? Please respond me in the chat box. तमाम बच्चे जिनकी समझ में आया वो बात जरूर रिस्पॉन्स करें, जिनके नहीं आए वो पूछें. लेफ्ट टू राइट अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो लेफ्ट वाले मेटल्स, राइट वाले नॉन मेटल्स. अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इन दो को कंपेयर करूं, ये कौन है? सोडियम. ये कौन है? मैग्नीशियम. सोडियम और मैग्नीशियम में अच्छा मेटल कौन होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? वो कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या वो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? सोडियम. शाबाश. व्हाई इज दैट? हमारे लिए आसानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सर मेटल की डेफिनेशन ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जो ज्यादा डोनेट करेगा वो ज्यादा बेहतर मेटल. हमारे हिसाब से मैग्नीशियम भी तो मेटल होना चाहिए. नो सर, सोडियम, बिकॉज इट्स बेटर एट डोनेटिंग एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स. है ना बेटा, तो मैंने यही तो कहा कि ease of losing is more important factor than that of number of electron lost by a species. All right. Sodium is a better metal. Magnesium is a metal, but it is not as good as sodium. मैंने atomic trend से जो बात सीखी है वो ये सीखी कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज तो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट atomic size is decreasing. Left to right attraction must be attraction मान लेता हूँ. Attraction between electron and proton is increasing. Left to right metallic character decreasing. Left to right non-metallic character increasing. Is that making sense to all of the students? अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो ये बात ऑब्वियस है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? बस ये वो आउटकम है जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर से हासिल किया है in order to connect
ourselves to the next topic of the same chapter, that is ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी अपने नाम से अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है। ये कह रहा है कि एक मिनट, किसी ने कुछ सवाल तो नहीं पूछा हुआ? अरे वहां भाई सबके समझ में आ गया। That depends over your involvement in the class. How much are you involved in listening? That will help you in understanding lots of facts जो मैं बता रहा हूँ और जो मैं नहीं भी बता रहा लेकिन तुम्हारे समझ में आएंगे। Okay. Ionization energy, energy required for making something ion. अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी एक ऐसा ट्रेंड है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसको। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, या मैं इसके लिए दूसरा लफ्ज एब्सॉर्ब टू remove 1 mole of electrons, किस काम के लिए चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आउट ऑफ 1 mole of gaseous atoms or ions. एनर्जी के वो अमाउंट जो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में से या गैसियस आयंस में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। सर अब X को 1 मोल ऑफ एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? ठीक है, हम अपना माइक बंद करो बेटा। Why are you so late? हमजा से एक मिनट। ओके बच्चों, हमजा तुम्हें आवाज आ रही है मेरी बेटा? हो रहा है मेरे ख्याल में। आज कनेक्ट करके सो गया। और थैंक यू हमजा।
ना डेफिनेशन को फोकस करो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करे। बेटा नाउ दिस इज कंसेप्चुअल। ये 1 मोल था, आई नेवर नीड टू राइट वंस इन द इक्वेशन, है ना भाई? मैं हटा लेता हूँ। इसमें से 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा रहे हैं, किसमें से? एक्स में से, राइट? लेकिन कब? जब ये एक्स किस हालत में हो? या तो गैसियस एटम हो या आयन। आयन वाली बात में, अब यहाँ पे कुछ बातें बड़ों वाली शुरू हो जाएगी कि सर पहले तो ये बताएं कि उस एलिमेंट को आप गैस में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन है दलाल, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन अभी हम फोकस ऑक्सीडेशन को नहीं करें, अभी हम एनर्जी को फोकस करें। इस पूरे आइडिया में हम एनर्जी को फोकस करें। तो मैं और से सुनना, तो एक्स फर्स्ट करो सोडियम था, सोडियम गैस से सोडियम आयन। लेकिन क्या सोडियम की नेचुरल स्टेट गैस होती है? नहीं। इसका मतलब है सोडियम was solid. This process for sodium is ionization. यानी आयोनाइजेशन से पहले भी सोडियम किसी प्रोसेस से गुजर के आया है। ये प्रोसेस क्या है इसका? एटोमाइजेशन। आयोनाइजेशन इज दिस प्रोसेस ओनली, लेकिन आयोनाइजेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए मुझे सोडियम को एक और प्रोसेस से गुजारना पड़ रहा है, दैट इज एटोमाइजेशन। यहां से यहां तक की एनर्जी वो एनर्जी थी जो इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही थी। सबसे पहले कहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है? वैलेंस शेल से निकलता है या अंदर से निकल जाता है? एक सोडियम ये रहा। अगर इसको एनर्जी दूंगा, सबसे पहले एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? आउटर मोस्ट शेल या इनर मोस्ट शेल? अब्दुल रहमान, outermost. outermost. outermost is just like the skin. ये हमारी स्किन की तरह से है। जब खुदा ना खास्ता कहीं आग लग जाती है तो स्किन पहले जलती है या अंदर बोन्स जलनी शुरू हो जाती हैं? ऑब्वियसली स्किन जलती है, आउटर मोस्ट पार्ट पहले चलता है। जो एनर्जी अगर मैं किसी एटम को देता हूं तो उसका आउटर मोस्ट शेल उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। अब जरा देखो कैसे एब्सॉर्ब करता है। लेट्स सपोज दिस इज दैट एटम। मैंने इसको हीट करना शुरू किया। हीट करना यानी मैं एक्सटर्नल सोर्स से क्या दे रहा हूं? एनर्जी दे रहा हूं। एनर्जी देने से क्या हुआ कि ये अपने ऑर्बिट में घूम तो रहा था, लेकिन क्या हुआ, अचानक से एनर्जी बढ़नी शुरू हुई और इसने अपने साइज ऑफ ऑर्बिट को बढ़ाना शुरू किया। एक वक्त आया कि ये अपने ऑर्बिट से कहीं दूर पहुंच गया, इतना डिस्टेंस हासिल कर लिया, and now this has no contact with its parent atom. इस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूं? अब ये स्पीशी जो पहले एटम थी अब पहले से थोड़ी सी श्रिंक हो जानी चाहिए। पहले इतनी बड़ी थी, अब देखो कंपेयर करो, क्या पहले से श्रिंक हो गई? स्लाइटली डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस शेल चला गया। वैलेंस शेल चला गया, वैलेंस शेल चले जाने से या वैलेंस इलेक्ट्रॉन चले जाने से, एक शेल खत्म हो जाने से इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया।
एट द सेम टाइम एक शेल खत्म हो गया है, साइज डिक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही है ना। पहले शेल रिमूव हुआ, अच्छा नेचुरली क्या था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, है ना भाई। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाने से सिचुएशन क्या आ गई, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर लेफ्ट, 10। अच्छा भाई, शेल रिमूव हो गया, एक फैक्टर शेल रिमूव होने का। दूसरा फैक्टर प्रोटॉन की डोमिनेंसी का है कि सेंटर में मौजूद जो प्रोटॉन्स हैं वो अब इलेक्ट्रॉन्स को, जिनकी तादाद इस प्रोटॉन से कम हो चुकी है, बआसानी अपनी तरफ पुल कर सकते हैं। Is that making some sense? Please respond. सर जी सर शेल के कम होने की वजह से बआसानी पुल कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से? दोनों, देखो पहले तो सेल कम हुआ, इस केस में सोडियम के केस में यस सर, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होते ही एक एनर्जी लेवल रिमूव हो गया, यस सर, रिमूव हो गया, साइज श्रिंक हो गया। यस अब सेकंड फैक्टर क्या है कि प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ चुकी है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। यस यस सर, अब प्रोटॉन और जोर से पुल कर सकते हैं। वो बात है सोडियम का साइज कम होने की पहली वजह शेल का यस बढ़ना, दूसरी वजह अट्रैक्शन का बढ़ जाना, वो अट्रैक्शन जिसको मैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहता हूँ, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करती है, उसकी अमाउंट में, उसके मैग्नीट्यूड में इजाफा हो गया। चलो ये एक दीगर बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। Is that making sense to everyone? सब लोग रिस्पॉन्स दे दीजिए एक दफा। ओके अच्छा, अब मैं वापस एक, इस प्रोसेस में तो शेल कम हो गया, इस प्रोसेस में तो शेल भी कम हो गया, अट्रैक्शन। इस प्रोसेस में क्या हुआ, व्हाट इज एटोमाइजेशन? तो पहले एटोमाइजेशन को समझेंगे। किसी भी एलिमेंट को आयोनाइजेशन में जाने से पहले एटम्स में कन्वर्ट होना जरूरी। सोडियम सॉलिड से डायरेक्ट आयोनाइजेशन में नहीं जा सकते, तो पहले एटोमाइज करना। व्हाट इज एटोमाइजेशन? देखते हैं। एटोमाइजेशन का मतलब, डायरेक्ट मतलब कन्वर्जन इनटू एटम्स। कन्वर्जन इनटू एटम। अगर सॉलिड लंप ऑफ सोडियम है, सोडियम कैसा होता है? सॉलिड होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और सोडियम को अगर मुझे गैस बनाना है, सर आप इसे एटोमाइजेशन कह रहे हैं, क्या ये प्रोसेस सब्लिमेशन नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, मेटल के लिए तो होना चाहिए। ऑल मेटल्स आर सब्लाइम, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज। ऑल मेटल्स आर सब्लाइम, जैसे ही ये लिक्विड बनते हैं फौरी तौर पे गैस बनने शुरू हो जाती है। बट एक बात, मुझे केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को एटोमाइजेशन कहना है, कन्वर्जन इनटू एटम्स।
यानी सोडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एटोमाइजेशन को देख रहा हूं, अगर इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, पहले सोडियम क्या था, सॉलिड था। सॉलिड मेटल कैसा होता है, इट एग्जिबिट इन इट्स मेटालिक लैटिस। यही है ना इसका मेटालिक लैटिस। यही है ना इसका मेटालिक लैटिस। जैसे ही मैंने इसको हीट किया, इसका मेटालिक लैटिस टूट गया, और ये किसमें, गैस पार्टिकल्स में कन्वर्ट, और होने लगा जगह जगह। तो सोडियम के केस में एटोमाइजेशन इज अ स्टेट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस। इज दैट मेकिंग सेंस? क्या ये बात दुरुस्त है? अब फर्स्ट करो, एक मिनट, यहां तक सब रिस्पॉन्स देते पहले। मुझे आज बहुत कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन मैंने आज शुरू किया है, क्योंकि मेरा 3 दिन तक जारी रहेगा, यानी कल और परसों भी। और हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसके अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करनी है, यही पता चल जाएगा। चलिए, मेरे पास 8-9 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस वक्त। पहले वाले में 20 बच्चों ने किया था, भी आधे लग रहे हैं सो गए हैं। अच्छा, इन केस ऑफ सोडियम एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस, तो मैं बल्कि यूं नहीं लिखता, amount of energy absorbed, यानी एटोमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा टू प्रोड्यूस 1 mole of gaseous atoms from the standard state of element। उसकी स्टैंडर्ड स्टेट जो भी, सोडियम की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड। अच्छा सर, तो ये बातें तो खैर फर्ज करो क्लोरीन को एटोमाइज करना, ये सिचुएशन मुझे अक्सर ना, छोटे छोटे बच्चे एएस लेवल के अंदर जब ये पढ़ रहे होते हैं, मुझे बहुत रहम आता है बच्चों के ऊपर, यार क्योंकि मुझे पता है कि तुम सब ये पढ़ सकते हो। क्लोरीन किस स्टेट में, ऑलरेडी गैस है, तो क्या क्लोरीन को एटोमाइज होने की जरूरत है? यस और नो? और एज यूजुअल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही जवाब आता है, नो, ऐसे नहीं है बेटा। तुम गौर से देखो इसे, क्या ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है? यस, इट इज अ मॉलिक्यूल। और अगर मुझे इसे एटोमाइज करना,
एटोमाइज मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। एटोमाइज मतलब क्या है? आयनाइजेशन पे तो हम कल पहुंचेंगे, आज शुरू जरूर कर लिया है, लेकिन पहले एटोमाइजेशन के मसाइल। एटोमाइजेशन का मतलब 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, यानी मुझे क्या चाहिए? Cl गैस। तो इसका मतलब है क्लोरीन की एटोमाइजेशन स्टेट कन्वर्जन नहीं है। क्लोरीन किस हालत में है? Cl2 की हालत। Cl2 का मतलब क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, और इसे एटोमाइज करना है, इसको एटम्स में तोड़ना है। अगर मैं Cl2 को तोड़ूं तो दिस शुड गिव मी 2Cl, और अगर मैं 2Cl को एटोमाइजेशन मानने की कोशिश करूं तो ये गलत है। क्यों? एटोमाइजेशन की डेफिनेशन कहलाती है 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। यहां मुझे कितने मिल रहे हैं? 2 moles. So I should start with half mole of chlorine gas, which will give me 1 mole of chlorine atom. जब 1 मोल क्लोरीन 2 मोल एटम दे सकती है, तो हाफ मोल क्लोरीन 1 मोल एटम देगी। और ये प्रोसेस क्या है? एटोमाइजेशन। लेकिन मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूं कि इन केस ऑफ क्लोरीन atomization is not state change. ये स्टेट चेंज प्रोसेस नहीं है, बल्कि बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। Is that making some sense? Responses? नहीं आए? यस नो कुछ भी आए दो भाई, बेटर समझाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी एटोमाइजेशन स्टेट कन्वर्जन प्रोसेस होता है, कभी कभी। ऊपर अंडरलाइन में क्या लिखा है? कौन सा बेटा? ये वाला, ये अंडरलाइन ही सेपरेशन है। इन केस ऑफ सोडियम एटोमाइजेशन इज कन्वर्जन ऑफ स्टेट ओनली। सोडियम के केस में ये सिर्फ कन्वर्जन ऑफ स्टेट है, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। जबकि यहाँ पर क्लोरीन के केस में इट इज नॉट कन्वर्जन ऑफ स्टेट, इट इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अब यहां से हमने मामला शुरू किया, और अब मजीद आगे करते हैं। शाबाश उसामा, यू आर एब्सोल्युटली ऑन टारगेट। यानी नोबल गैसेस को एटोमाइजेशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एटम्स है। शाबाश, परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा मुझे, तुमने इस बात को खुद एक्सप्लोर किया है। दैट इज मेकिंग मी मोर हैप्पी। क्या सब लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे? क्या नोबल गैसेस लाइक हीलियम, हीलियम एटम भी है और गैस भी, क्या इसे एटोमाइजेशन की जरूरत है? यस और नो? Isn't that wonderful that someone has explored it him or herself? मैं अभी इसमें पहुंचने वाला था, लेकिन इसने खुद से इसको
शाबाश बच्चों, मेरी क्लास के बच्चे बेहतर मुझे मिले, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये बात, हीलियम को एटमाइजेशन की जरूरत नहीं, नियॉन को नहीं, आर्गन को नहीं, क्रिप्टन को नहीं, जेनन को नहीं, रेडन को नहीं। अच्छा, अब एक और मसला, मैग्नीशियम की एटमाइजेशन, मैग्नीशियम की रूम टेम्परेचर स्टेट सॉलिड। अब मेरे लिए एटमाइजेशन की इक्वेशन लिखना आसान हो चुका है ना भाई। आयरन की एटमाइजेशन, आयरन सॉलिड, क्या ये दोनों बातें सही है? क्विक आंसर। क्विकेस्ट आंसर। देखो 5-6 मिनट है, मुझे इसको एंड अच्छे से करना है ताकि कल यहीं से बात शुरू करूँ फुल एनर्जी के साथ। क्या ये दोनों बातें सही हैं? ये दोनों इक्वेशन? अच्छा चलो, अब जरा एक चीज है, अब जो चीज आप देखेंगे, क्या यहां से यहां तक एनर्जी इन्वॉल्व है? यस और नो? क्विक आंसर, मुझे जल्दी से आंसर चाहिए ताकि और जिस केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी इन्वॉल्व होती है तो मैं उसे डेल्टा एच से शो कर सकता हूं। यस और नो? जहां एनर्जी इन्वॉल्व होती है केमिस्ट्री में, हम उसे, उसकी एनर्जी प्रोफाइल को एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथैल्पी। डेल्टा एच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी। लेकिन सर ये एंथैल्पी तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस एटोमाइजेशन को एक्सप्लेन कर रहे है ना। तो दिस डेल्टा एच is written with the subscript A. This delta H is represented with A is actually representing atomization. तो मैं लिख सकता हूँ this is delta HA of iron. This is delta HA of magnesium. तो कभी कभी एटोमाइजेशन स्टेट चेंज प्रोसेस है, कभी कभी एटोमाइजेशन बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है। एक कॉम्प्लिकेशन खुद से बताते हैं। आयोडीन एग्जिस्ट एज सॉल्वेंट एट रूम। अगर एटोमाइज करना है, what should I need in the end? Iodine gas. I should multiply this with half, get 1 mole of this. अब कोई बच्चा सोच के बताए, आयोडीन की एटोमाइजेशन स्टेट कन्वर्जन है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, शाबाश मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, शाबाश लाइबा।
तुमने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया, फिर फहीम ने, फिर माइदा ने, फिर मनाफिल ने। Yes, it involves both of the things. First thing, the state conversion. पहले क्या कन्वर्ट होता है? स्टेट कन्वर्शन। यानी पहले क्या हुआ होगा? स्टेट कन्वर्शन। यानी आयोडीन किस में कन्वर्ट हुआ होगा? हाफ आयोडीन गैस में। और फिर क्या हुआ होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग, which will lead to, is that making sense to my lovely creatures? हाँ, बताओ, क्या ये बात दिमाग में जगह बनाती है? सब लोग, मुझे सबके रिस्पॉन्सेस चाहिए, जितने बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने सुना है। कौन कौन जाग रहा है? तो फिर आयोडीन में ज्यादा एनर्जी है। और खुद ब खुद एनालिसिस भाई शुरू हो गया, दिमाग में प्रोसेस शुरू हो जाए पढ़ाई का। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब सोचोगे ना कि आयोडीन की एटोमाइजेशन वैल्यू ज्यादा होगी क्लोरीन की एटोमाइजेशन से। एम आई राइट? तो यानी नाउ योर ब्रेन इज फर्टाइल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। ये फर्टाइल हो गया है, हमने आज खाद डाल दी है, कल इंशाल्लाह इसमें नई फसल उगाएंगे और कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत जल्दी में खुदा हाफिज कर दिया भाई, कौन सा है? एनीवेज टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।